नेक्स्ट है बच्चों उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु होता है जब हम चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबक की बल रेखाएं खींचते। तो आपने बल रेखाओं में पढ़ा था तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है हर जगह, परंतु किन्हीं दो स्थानों पर चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, माने चुंबकीय सुई अविक्षेपित हो जाती है। उस बिंदु को या उन दो बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। उनके किसी भी बिंदु पर यह स्थिति होती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसे पहले वाले लेक्चर में बताया था H कहते हैं, वह उस स्थिति में चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। माने जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, तो आप समझ गए हो उदासीन बिंदु। जब चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, उदासीन बिंदु N कहते हैं। उदासीन बिंदु कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, N कहते हैं। तो उदासीन बिंदु पर ये स्थितियां होती हैं, चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र घटक H बराबर होता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो बल रेखाएं खींचते समय दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जब चुंबक चुंबकीय यामोत्तर में, चुंबकीय यामोत्तर यहाँ पर मैंने भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर एक ही चीज है मानिए, पर आदर्श स्थिति में ऐसा नहीं होता। भौगोलिक यामोत्तर आपने पढ़ा, NS को मिलाने वाली रेखा, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा। ये तो भौगोलिक अक्ष है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं हैं। पूरा उत्तर की दिशा और दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। इसके ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। यहाँ पर चुंबकीय यामोत्तर होता है, चुंबकीय अक्ष होता है। पर यहाँ पर हमने जो ये माना गया है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर एक ही चीज है, एक ही स्थिति पर हम यहाँ पर मान करके प्रैक्टिकल किया है। तो ये मत समझिएगा जो मैंने कल समझाया था कि इसमें कोई अंतर है, अंतर तो होता ही होता है, पर व्यवहारिक रूप में ऐसा ही मानते हैं। तो ये भौगोलिक उत्तर है, ये चुंबक का उत्तर है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर होता है तो उदासीन बिंदु चुंबक की निरक्ष पर प्राप्त होते हैं। तो उदासीन बिंदु देखो, चुंबक की स्थितियां दो बताई थी मैंने। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो जैसे ये चुंबक है, इसकी लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से किसी भी दूरी पर, इधर दूरी R है निरक्ष पर, इधर भी दूरी R है निरक्ष पर। तो चित्र के अनुसार उदासीन बिंदु जिसे हम कहते हैं N1 N2, तो यहाँ पर जो दो उदासीन बिंदु मिले वो चुंबक की निरक्ष पर प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये स्थिति है तो इस स्थिति में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, और वह सूत्र निरक्षीय स्थिति वाला। तो निरक्षीय स्थिति में चुंबक का चुंबकीय सूत्र क्षेत्र का सूत्र होता है μ0/4π × m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बटे r² - l² की होल पावर 3/2। चूंकि r बहुत बड़ा है l से, इसलिए l² को नगण्य मानेगा। तो जब हम l² को नगण्य मानेंगे तो ये हो जाएगा r² की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा r3। तो यहाँ पर h बराबर μ0/4π × m/r3। दूसरी स्थिति होती है, देखो ये स्थिति है चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, तो उदासीन बिंदु निरक्ष पर प्राप्त हुए। दूसरी स्थिति होती है जब चुंबक चुंबकीय यामोत्तर में, ठीक हो गया, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, अक्ष पर ही रखती चुंबक, तो चुंबकीय यामोत्तर में है और इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। ये पलट करके इस दिशा में हो जाएगा। तो ये है देखो चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर। अब यहाँ पर हम बना देते हैं इसके लिए भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है।
इस स्थिति में जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो बल रेखाएं चुंबक की अक्ष पर प्राप्त होती है, अक्ष पर। और ये अक्ष पर है M1 M2, चुंबक की लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु ए से दूरी, अक्ष पर यहाँ भी दूरी है और यहाँ भी दूरी है। तो ये हो जाएगा H बराबर μ0/4π×2m/r² प्लस L² की पावर 3/2। R बहुत बड़ा है L से, तो L² को नगण्य मानेंगे, इसमें L² को नगण्य मानेंगे, तो L² को नगण्य मानेंगे तो R² की घात 3/2 R3। तो ये है उदासीन बिंदु। नेक्स्ट है पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो 4 होते हैं। एक होती है चुंबकन तीव्रता, जिसे हम कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। दूसरा होता है पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, माने जब पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा होता है चुंबकशीलता, माने पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी है। तीसरा नेक्स्ट होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, क्या नहीं है। तो ये इसके पदार्थ के चुंबकीय गुण होते हैं। पहला चुंबकीय गुण है चुंबकन तीव्रता। एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता आई कहते हैं। एकांक आयतन का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण में आयतन का भाग दे देना। चुंबकीय आघूर्ण का संकेत कैपिटल M होता है, आयतन का संकेत V होता है। तो चुंबकन तीव्रता I बराबर कैपिटल M/V। अब मात्रक समझना है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, 1 मीटर नीचे बचेगा तो एम्पियर प्रति मीटर। दूसरा होता है पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक रिलेशन होता है एम्पियर प्रति मीटर और टेस्ला में। 1 टेस्ला बराबर होता है μ0 एम्पियर प्रति मीटर। ये देखा जाता है कि पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र माने B, वायु चुंबकीय क्षेत्र माने H और चुंबकन तीव्रता माने I के सदिश योग के बराबर होता है। क्या? पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, वायु चुंबकीय क्षेत्र H व चुंबकन तीव्रता I के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर H प्लस वेक्टर I एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर को यदि हम टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो μ0 का गुणा करना पड़ेगा, तो B बराबर μ0 H प्लस I टेस्ला। रिलेशन हो गया। चुंबकशीलता, नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को म्यू से दर्शाते हैं, ऐसे बनाने का U बना दीजिए, चौथे प्रकार का वो म्यू होता है। ये देखा गया कि जैसे मान लो ये पदार्थ है, इसको जितने वायु चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना बढ़ाएंगे तो पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, यदि हम वायु चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना अधिक बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये देखा प्रयोगों के आधार पर कि पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B वायु चुंबकीय क्षेत्र H के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। माने H को जितना बढ़ाओगे पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि B अनुक्रमानुपाती H, B बराबर μH, जहाँ म्यू पदार्थ की चुंबकशीलता है तो म्यू बराबर हो जाएगा B/H। अब आती है चुंबकीय प्रवृत्ति काई। काई को लिखने का तरीका मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। चुंबकीय प्रवृत्ति काई का आपने एक ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया और इसमें ऐसे ही खींच दीजिए सीधी लाइन, तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। देखो ऐसे बनाया, ऐसे खींच दिया, ये चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति काई क्या होती है? पदार्थ के अंदर जो चुंबकन तीव्रता I है वो वायु चुंबकीय क्षेत्र H के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। I अनुक्रमानुपाती H, I बराबर काई H, जहाँ काई चुंबकीय प्रवृत्ति है तो ये काई चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। अब इसमें आपको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए आप पढ़ चुके हो B बराबर μ0 H प्लस I होता है। इसमें हम H कॉमन लेंगे तो
एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर h का गुणा करेंगे, h का भाग देंगे, गुणा वाला कॉमन आ जाएगा, भाग वाला से बचेगा। तो b बराबर म्यू नॉट h 1 प्लस आई अपॉन h। इस h का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में है, यहाँ घटे में जाएगा। तो b बटे h बराबर म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन h। b बटे h को म्यू कहते हैं, बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई। तो ये म्यू कहलाता है चुंबकशीलता, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, काई बराबर आई अपॉन h। तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस काई। इस म्यू नॉट का पक्षांतर करेंगे तो म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर 1 प्लस काई। म्यू अपॉन म्यू नॉट को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ये आप समझो। म्यू आर, ये है म्यू आर, इसको कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता ये कहलाती है। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो ये है पदार्थों के चुंबकीय गुण। नेक्स्ट बच्चों, ये परीक्षा में आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। जैसे यदि इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो क्षेत्र की बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से या मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे एजी, एयू, सी और जल आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और अनुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो वो क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होती है, जैसे Al, Mn, Pt, वायु आदि, और ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। और ये वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर क्षेत्र की दिशा में रखने पर प्रबल चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं। तो वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर वायु चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में अत्यधिक चुंबकित हो जाते हैं। प्रबल अत्यधिक एक ही बात है। ये वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कम चुंबकित होते हैं, ये वायु चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कम चुंबकित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है लोहा, निकल, कोबाल्ट। अब इसके गुण हैं, जैसे ये पदार्थ है, पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी है, ये भी है। देखो जैसे ये बल रेखा सीधे निकल जा रही है, ये बल रेखा इससे दूर हटने का प्रयास करती है, ये बल रेखा भी इससे दूर हटने का प्रयास करती है। देखो कि इस पदार्थ से होकर ना जाना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी, और ये जो बीच में डिब्बा जैसा रखा है ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या घट जाती है निर्वात की अपेक्षा, क्योंकि निर्वात में तो सीधे जाती है, तो निर्वात की अपेक्षा घट जाती है। तो यही लिखा है, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा कम हो जाती है, घट जाती है, और इसमें देखो बढ़ जाती है। ये बल रेखाएं सोचती हैं कि मैं इस पदार्थ के अंदर से होकर के जाऊं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक हो जाती है, इसकी अपेक्षा अधिक हो जाती है, इससे गुजरने वाली। मानिए ये सोचती है इसके अंदर से होकर के जाए, और इसमें ऐसा ही गुण होता है पर प्रबल होता है। मानिए इसमें बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक जाती है, इससे होकर के जाती है, इससे होकर के जाती है। कौन सी? लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये है पहला अंतर। तो माने जैसे माता खाता है कोई एक 3 नंबर में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके कोई 3 या 4 गुण लिखो या 2 गुण लिखो, एक एक उदाहरण बताओ। तो ये मैं तुलनात्मक समझा रहा हूँ। तो दूसरा गुण है
इसका आई, आई माने चुंबकन तीव्रता, एम माने चुंबकीय आघूर्ण और काई माने चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है और म्यू आर का मान 1 से कम होता है। इसकी आई एम काई धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है और म्यू आर थोड़ा 1 से ज़्यादा होता है। और इसमें आई एम काई प्रबल धनात्मक होती है और म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है। अब ये चुंबक का सामान्य गुण है क्या, इस चित्र में देखो चुंबक के ध्रुवों को पास पास रखा गया है, इसमें ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी है। तो जब हम, वैसे तो सामान्यतः गुण होता है किसी भी चुंबक का कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और बाहर कम होता है, पर जब हम ध्रुवों को पास पास रखते हैं तो ये चुंबक के गुणों में अंतर होता है, चुंबकों में गुण होता है क्या, कि जैसे जब हम ध्रुवों को पास पास रखेंगे चुंबक के ध्रुवों को, तो चुंबकीय क्षेत्र बीच में प्रबल होगा, ध्रुवों पर कम होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम होगा, बीच में जहाँ कुछ नहीं है यहाँ प्रबल होगा। तो यह है चित्र 1 में, जब चुंबक के ध्रुवों को पास पास रखते हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं प्रबल होता है, बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और ध्रुवों पर बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है ध्रुवों की अपेक्षा, ध्रुवों की अपेक्षा। माने इसका मतलब ये होगा कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा ध्रुवों की अपेक्षा, माने ध्रुवों पर कम होगा। चित्र 1 में लिखा हुआ है, चित्र 1 में लिखा है जब बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है और ध्रुवों पर प्रबल होता है। तो देखो जब चुंबक ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं चित्र 2 में, तो चुंबकीय क्षेत्र बीच में दुर्बल होता है और ध्रुवों पर प्रबल होता है, यहाँ पर प्रबल होता है। और जब ध्रुवों को पास पास रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र देखो बीच में प्रबल होता है, ध्रुवों पर दुर्बल होता है, माने ध्रुवों पर कम होता है, या बीच में प्रबल होता है ध्रुवों की अपेक्षा, एक ही बात है। तो अब मैं इसके बाद तीसरा गुण आपको बताता हूँ। बच्चों तीसरा गुण है, जैसे मैंने बताया अभी चुंबक का गुण, कि चुंबक के ध्रुवों को पास पास रखते हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ध्रुवों पर कम होता है। दूरी बढ़ा देते हैं तो बीच में कम हो जाता है, ध्रुवों पर अधिक हो जाता है। तो इसका जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण है, इसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होता है। माने जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे कांच की प्याली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव रखते हैं, देखो ये कांच की प्याली है, इसके अंदर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का ये द्रव रखा गया है, तो ये कम तीव्रता जहां की ओर होगी वहां की ओर आकर्षित होंगे। तो इस चित्र में जो कम तीव्रता है वो ध्रुवों पर है, तो ये ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं, तो बीच में गड्ढा हो जाता है। तो चित्र 1 में बीच में गड्ढा हो जाता है, अर्थात यहाँ पर, अर्थात यह माने ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। इस स्थिति में यहाँ पर तीव्रता अधिक होती है और यहाँ पर कम होती है, तो कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। चित्र 2 में अब यहाँ पर तीव्रता कम हो जाती है तो घोल का तल ऊपर उठ जाता है, तो घोल का तल ऊपर उठ जाता है तो मतलब बीच की ओर आकर्षित होते हैं। तो चित्र 2 में ये बीच की आकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के द्रव को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है वह चुंबकीय क्षेत्र वहाँ की ओर आकर्षित होते हैं, और ये जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है वहाँ पर आकर्षित होते हैं। कौन से? अनचुंबकीय पदार्थ। यही मैंने लिखा है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता वाले भाग की, ये कम की ओर होती है, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कांच की प्याली में अनुचुंबकीय द्रव रखते हैं, तो इसमें अनुचुंबकीय द्रव रखा तो बीच में चूंकि ध्रुव पास पास है तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, तो ये ध्रुव बीच की ओर आकर्षित होते हैं। चित्र 1 में बीच में आकर्षित होते हैं क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र है।
और यदि हम दूरी बढ़ा देते हैं तो ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि ध्रुवों में चुंबकीय क्षेत्र अधिक है। तो चित्र 1 में बीच में अर्थात अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर, जबकि चित्र 2 में ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि चित्र 2 में ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, इसके पहले समझाया था, और चित्र 1 में बीच में चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, ध्रुवों पर कम है, तो ये गुण होता है। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को, जैसे कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसकी छड़ ली, इसको वायुचुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो छड़ क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। देखो ये वायुचुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ये छड़ ऐसे हो जाती है और इसमें समान ध्रुव उत्पन्न होते हैं, यही लिखा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को वायुचुंबकीय क्षेत्र में रखने पर छड़ क्षेत्र के लंबवत हो जाती है और समान ध्रुव उत्पन्न होते हैं। इसमें छड़ को वायुचुंबकीय क्षेत्र में रखने पर छड़ क्षेत्र के समांतर होती है, ये लंबवत होती है, इसमें समांतर होती है और विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एन के सामने इस छड़ के सिरे पर एस ध्रुव होगा, ऐसा कम दिख रहा होगा, ये एस ध्रुव होगा, और इसके इस सिरे पर यहाँ पर ये एन ध्रुव होगा, तो ये विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा इस छड़ के सिरे पर, और ये नॉर्थ पोल है तो छड़ के इस सिरे पर यहाँ साउथ पोल उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट गुण है, और जो लोह चुंबकीय पदार्थ में यही गुण होता है पर प्रबल मात्रा में होता है, माने छड़ क्षेत्र के समांतर होंगे और विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके यू के आकार की नली में, इसके द्रव को यू के आकार की नली में भरते हैं और किसी एक भुजा पर वायुचुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो घोल का तल मिल जाता है। देखो इस चित्र में घोल का तल नीचे मिल जाता है, इसमें यहाँ तक जमका तो लिखोगे यू के आकार की नली में भर रखकर किसी एक भुजा पर वायुचुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यह लिखोगे, फिर लिखोगे घोल का तल ऊपर उठ जाता है, इसमें देखो घोल का तल ऊपर उठ जाता है। अब नेक्स्ट ताप का प्रभाव है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इनका ताप का प्रभाव। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। यदि चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप के बीच में ग्राफ खींचे तो चुंबकीय प्रवृत्ति चूंकि ऋणात्मक होती है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, देखो ये घटती जाती है, यहाँ पर समानता है, घटती जाती है, इसका मतलब है कि चुंबकीय प्रवृत्ति कोष्टक में काई परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात काई अनुक्रमानुपाती T, इसे क्यूरी नियम कहते हैं। ये क्या कहता है क्यूरी नियम, काई बराबर C/T, जहाँ C क्यूरी नियतांक है। तो यहाँ दो चीज हुए, अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे क्यूरी नियम कहते हैं, और बराबर में लिखते हैं तो जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है उसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। अब तीसरा क्यूरी ताप, वह ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ लोह चुंबकीय और अधिक ताप पर अनुचुंबकीय होता है, क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे नरम लोहे के लिए यह है 1043 केल्विन या 770 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि हम 770 से कम तक गर्म करेंगे तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ होगा, और 770 के बाद गर्म करेंगे तो उसमें लोह चुंबकीय पदार्थ का गुण खत्म हो जाएगा, अनचुंबकीय पदार्थ होगा। तो इस लिमिट वह ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ लोह चुंबकीय और अधिक ताप पर पदार्थ अनचुंबकीय होता है, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। तो यहाँ 3 क्यूरी हुए, एक होगा क्यूरी ताप, दूसरा होगा क्यूरी नियम, तीसरा होगा क्यूरी ताप। तो अब इसमें देखा जाता है तो चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप T एवं क्यूरी ताप Tc के अंतर T-Tc के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काई T-Tc के व्युत्क्रमानुपाती होती है, T-Tc की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात काई अनुक्रमानुपाती 1/T-Tc, 1/T को इसको अनुक्रमानुपाती विचलन को बराबर में रखेंगे, अनुक्रमानुपाती नियतांक आएगा, तो C'